नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 अहम जानकारियां हैं, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। इन्हीं 5 जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, पेंशनर के पेंशन में 5,634 रुपए का इजाफा हो जाता है और 2,02,605 रुपए का एरियर का भी भुगतान होता है। क्या है मसला, आगे बताऊंगा। पुराने पेंशनर हैं जिनको पेंशन में इजाफा लागू था, नहीं मिला था, आगे सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ करके कार्रवाई करने के बाद अब उनको ये पेंशन में इजाफा और एरियर का भुगतान मिल चुका है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ अहम कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपसे साझा करूंगा, ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, जिसमें केंद्र सैनिक बोर्ड, ईसीएचएस, डीजी रीसेटलमेंट, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआईएवी जैसे संस्थानों के अहम कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, नोट कर लीजिए, या तो फिर इस वीडियो में जब मैं दिखाऊंगा तो उनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको जीवन में भविष्य में काम आएंगे। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श महीने का पेंशन का मैसेज नहीं आ रहा है, उसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, लेकिन अब स्पर्श में जून महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर एक ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। चलिए, इसके बारे में भी आगे लाइव आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है आगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीपी ग्राम्स या सीपेन ग्राम्स से आपको जवाब मिले, वो सेटिस्फैक्टरी ना हो आप, तो उसको आगे कैसे अपील डालना है, साथ ही पुराना एफएसए में आपने डिटेल्स कैसे चेक करना है, और साथ ही लिव इनकेसमेंट का पैसा कम मिला हो तो कैसे कार्रवाई करना है, एक ही इंफॉर्मेशन में सारी जानकारी आपको आगे दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी सुविधाओं में से 2 साल के लिए सुविधाओं की कटौती हो जाए। इसको लेकर के एक अहम जानकारी जो है साझा की गई है, वो भी आगे समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे इन्हीं 5 जानकारियों के साथ। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्टेक्ट डिटेल्स नोट करके रख लीजिएगा जो जिंदगी भर काम आने वाली हैं। केंद्र सैनिक बोर्ड, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीजीआर, ईसीएचएस, एजीआई, डीआईएवी जैसे संस्थानों के जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये रहा, ये डीआईएवी द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए डीआईएवी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये तो है एड्रेस, ये एड्रेस है, ठीक है। डीआईएवी एडजुटेंट जनरल ब्रांच, आईएचक्यू ऑफ एमओटी आर्मी, 104 कैवलरी रोड, मोडे लाइंस, दिल्ली कैंट, ये है एड्रेस। आगे इनका टोल फ्री नंबर है, ये वेबसाइट है और ये ईमेल आईडी है, ठीक है। इसी तरीके से एजीआईएफ, एजीआईएफ का बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स को एजीआईएफ का क्लेम मिलना होता है, वो नहीं मिला होता है। एजीआईएफ का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास नहीं होता है। इसके अलावा भी एजीआई के और भी कुछ आपको क्वेरी हो तो आप पूछताछ कर सकते हैं। ये है उनका एड्रेस और ये है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये रहे पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स। फिर आवा की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, ये रहा एड्रेस, ये रहे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स। फिर AWPO यानी कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर रीसेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये कॉन्टेक्ट आपके लिए बेहद अहम है। ये रहा दोस्तों एड्रेस और ये रहे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इसके अलावा भी और भी हैं, चलिए अगले पेज में। चलिए सबसे पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके सारे डिटेल्स नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला जो पेज है, अगले पेज में भी कुछ है। देखिए केंद्र सैनिक बोर्ड, केंद्र सैनिक बोर्ड के आप देखिए, पहले तो आवा के ये आपको मिल चुके हैं, फिर केंद्र सैनिक बोर्ड के ये रहे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ है। फिर AWPO का ऑलरेडी आपको पिछले पेज में भी मिल चुका है। फिर DGMP, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर, जो कि फॉर स्पर्श इश्यूज ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स के स्पर्श के इश्यूज के लिए ये रहे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इनको भी नोट कर सकते हैं। डीजी रीसेटलमेंट का ये रहा। फिर AWHO, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये रहा। फिर ईसीएचएस का ये रहा। फिर एजीआई का ये रहा। इसमें से कुछ आपको पिछले पेज में भी मिल गए थे, इसका भी आप नोट करके रख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है दोस्तों, जून के पेंशन स्लिप के जगह पर लाइफ सर्टिफिकेट का ब्लैंक फॉर्म आ गया है। क्या है ये? जी हां दोस्तों, जून महीने का पेंशन का मैसेज एडवांस इंटीमेशन का भी नहीं मिला है। ये तो एक दिक्कत चल ही रही है। इसके ऊपर से
जून महीने का जब हम पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट तो अपलोड हो गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कुछ और ही है। चलिए लाइव दिखाता हूं। अब दोस्तों ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां जब जाएंगे तो हम लॉगिन में क्लिक करते ही इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। तो ये जो वीडियो है इसके जरिए आपको लॉगिन का प्रोसेस भी पता चलेगा। बहुत सारे पेंशनर्स को स्पर्श में लॉगिन होना पता नहीं चलता है। तो ये यूजर लॉगिन वाला पेज है जिसमें हमने ऊपर यूजर आईडी डालना है, फिर नीचे पासवर्ड और कैप्चा वेरिफिकेशन। तो मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, नीचे ये कैप्चा वेरिफिकेशन यानी कि इमेज वेरिफिकेशन करके लॉगिन में क्लिक करूंगा। जैसे लॉगिन में क्लिक करूंगा ये देखिए मेरा रजिस्टर्ड जो मोबाइल है उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी चला गया। तो ये ओटीपी मैं यहाँ पर जैसे ही डालूंगा फिर सबमिट करूंगा तो मैं स्पर्श का आईडी के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। ये रहा मेरा स्पर्श का आईडी, आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जिसमें से माई डॉक्यूमेंट वाला मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो माई डॉक्यूमेंट में जैसे हम जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट में जाते ही आपको ये देखिए पेंशन स्लिप दिखाई देगा। सीधा सीधा यहाँ मई का पेंशन स्लिप है, इसको मैंने जून में कन्वर्ट किया और सर्च कर दिया। अब देखिए जून का पेंशन स्लिप की जगह ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रखा है, जिसको खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये एक ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो पेंशनर परेशान है इसको देख करके कि जून के पेंशन स्लिप की जगह ये आ गया है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये एक स्पर्श का टेक्निकल प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा आपका जून महीने का पेंशन स्लिप भी अपलोड हो जाएगा, जून महीने का पेंशन भी समय से मिल जाएगा, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली जानकारी, सीपी ग्राम्स सीपेन ग्राम्स के ग्रीवेंस से काम ना बने तो अपील डालें, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हां दोस्तों, कभी भी आपका अगर सीपी ग्राम्स में आपने ग्रीवेंस डाला, सीपेन ग्राम्स में आपने ग्रीवेंस डाला, जब ग्रीवेंस का आपको रिप्लाई मिला जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपका काम नहीं बना, तो विद इन 30 डेज रिप्लाई मिलने के 30 दिन के अंदर आप अपील डाल सकते हैं। चलिए इसके साथ ही साथ आपको पुराना एफएसए कैसे देखना है वो भी समझाऊंगा, और लिव इनकेसमेंट का पूरा पैसा आपको नहीं मिला है तो वो भी एक ही जानकारी में आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ इसमें अपील कैसे डालते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देखेंगे एफएसए, उसके आगे फिर अपील कैसे डालते हैं उसको भी समझेंगे। दोस्तों ये सामने जो आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं ये एक पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराने पेंशनर का एफएसए का कॉपी है। यानी कि आप भी रिटायरमेंट जब आए थे तो आपको भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट मिला है जिसको कहते हैं फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इस डॉक्यूमेंट में आपका रिटायरमेंट के समय का आखिरी टाइम का जो हिसाब किताब है वो पूरा रहता है। आपका प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा है, आपका ट्रांसफर ग्रांट कितना मिला, आपको लिव इनकेसमेंट का पैसा कितना मिला, यानी कि रिटायरमेंट के समय पर जो भी आपका लेखा जोखा है या आपका कुछ कटने वाला है तो वो कितना कटा, सारा डिटेल्स इसमें रहता है जैसे आप देख पा रहे हैं। अब ये जो पेंशनर थे ये काफी पुराने रिटायरी हैं, अब इनका ये एफएसए है, आपका भी ऐसे ही एफएसए का कॉपी होगा। अब देखिए इस एफएसए में महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, लिव इनकेसमेंट का ये वाला लाइन पढ़िए। लिव इनकेसमेंट 150 दिन का उनको मिला है, लिव इनकेसमेंट 150 डेज, जिसके लिए उनको 1,23,670 रुपए का भुगतान हुआ है। साथ ही साथ उनको CILQ, ट्रांसफर ग्रांट, CEA वगैरह भी एफएसए में भुगतान हुआ है। तो अब ये जो 150 दिन का इनको भुगतान हुआ है ये पेंशनर के हिसाब से कम था। उनका कहना है कि उनको 180 दिन का लिव इनकेसमेंट कराया था उन्होंने, तो उतने दिनों का पैसा मिलना था जो उनको नहीं मिला। अब चलिए इसको लेकर के उन्होंने जो ग्रीवेंस डाला, उस ग्रीवेंस के बाद किस तरीके का रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई के बाद आगे अपील कैसे डालना है उसके ऊपर वो चीजें डिटेल्स में समझाऊंगा मैं आपको, सीपी ग्राम्स के पोर्टल में ले चल के। चलिए हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पहले गूगल में सीपी ग्राम्स सर्च करेंगे, फिर व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपना ग्रीवेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो डालना है, फिर अगले कॉलम में मोबाइल नंबर डालना है जिसको इस्तेमाल करके ग्रीवेंस डाला गया, फिर सिक्योरिटी कोड डालना है। मैंने अपना डिटेल्स पूरा यहाँ पर डाल दिया। देखिए अब ये सारा चीज डालने के बाद आपने सबमिट में क्लिक करना है, ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ गया है कि पेंशनर ने ये ग्रीवेंस डाला था कि मुझे 14 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी मेरा जो 30 दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलना था लिव इनकेसमेंट का वो नहीं दिया गया। तो उनको जवाब क्या दिया गया, देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट नंबर सो एंड सो दफादार निर्मल गिरी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस UF 31 अगस्त 2012, ही हैड accumulated 180 days annual leave for इनकेसमेंट। ये तो कहा कि 180 दिन का एक्यूमुलेशन है, लेकिन इस पर कोई भी उनको ये नहीं बताया कि एक्शन क्या लिया जा रहा है। तो इस वजह से अब इन्होंने अपील डालना है ताकि इनका इस मैटर के ऊपर एक्शन हो सके। तो हमने सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन में जाना है। फीडबैक वाले ऑप्शन में जाते ही यहाँ पर ये देखिए
क्या आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व हुआ है? मैंने नो कर दिया। उसके आगे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि किस वजह से आप जो है डाल रहे हैं ये अपील। डिपार्टमेंट विदाउट रिजोल्यूशन या हैरेसमेंट या ब्राइब वाज आस्क्ड फ्रॉम मी या अदर्स, हमने अदर्स सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने टाइप करना है कि मसला क्या है, किस वजह से आपने अपील डाला है। तो हमने टाइप कर दिया कि 180 दिन का लीव इनकेसमेंट हमारा है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन बचे हुए 30 दिन के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर कार्रवाई के बारे में नहीं बताया गया। तो कृपया हमारा 180 दिन का छुट्टी का पैसा दे दिया जाए, बस ये हमने यहाँ टाइप किया। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्या आप अपील दर्ज करना चाहते हैं, इसको अवश्य यस करें। यस करके ऊपर वाला जो मैटर आपने लिखा है उसी को कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैटर पूरा आपने लिख ही दिया है। तो अब इतना करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका अपील दर्ज। अपील का भी इंपॉर्टेंस ग्रीवेंस से ज्यादा होता है दोस्तों। तो अपील का दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, जिसका आप बाद में स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे डालते हैं अपील। तो आप सब ने अभी पूरा डिटेल्स देख लिया दोस्तों। आपका भी एफएसए में इस तरीके से कम दिनों का छुट्टी मिला है, तो ये तरीका आपको मैंने समझा दिया कि ग्रीवेंस पहले डालें, ग्रीवेंस से काम ना बने तो उसका अपील भी इस तरीके से आप डाल सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी का रिवीजन हर महीने 5,634 पेंशन बढ़ोतरी और 2,02,605 का एरियर जून के महीने में। जी हां दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि पेंशनर का ओआरओपी का भी रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। ओआरओपी 3 जो जुलाई 2024 से लागू है, जिसका रिवीजन सितंबर 2024 से शुरू हुआ था, हो गया। मैक्सिमम पेंशनर्स का हो गया जिनको भी लागू है, लेकिन देखने में यह भी मिला है कि बहुत सारे पेंशनर्स लागू होते हुए भी अभी भी वंचित हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स को जागरूक होने की जरूरत है। उनको कितना पेंशन मिल रहा है, क्या ओआरओपी के टेबल के हिसाब से सही पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज को चेक करने की जरूरत है। ऐसी एक पेंशनर मेरे साथ जुड़ी थी जो कि लिबरलाइज फैमिली पेंशनर थी। उनका ओआरओपी का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब उनका रिवीजन हुआ। हर महीने पेंशन में 5,634 रुपए की बढ़ोतरी और अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले 2,02,605 रुपए का एरियर के भुगतान हो गया। ये मैसेज देखिए, उनको एरियर का भुगतान हो चुका है। तो चलिए उनके डॉक्यूमेंट्स देख करके समझते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का पीपीओ है, यानी कि ये ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जिनके हस्बैंड शहीद हुए थे ऑपरेशन के दौरान। तो सोच लीजिए, ऐसे पेंशनर का ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं किया गया था और उनको पुराने रेट में ही पेंशन दिया जा रहा था। जैसे ही पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, मैंने सारा डिटेल्स चेक किया तो मैंने पाया कि हर महीने के पेंशन में 5,634 रुपए का उनको जो है कटौती करके दिया जा रहा था। यानी कि जुलाई 2024 से उनका जो पेंशन बढ़ना था ओआरओपी 3 के रेट में, उसको नहीं बढ़ाया गया था। तो हमने पूरा अंग्रेजी उनको बना के दिया, उनको पूरा गाइड किया गया, फिर उन्होंने ग्रीवेंस डाला। तो जून के महीने में, अभी जून के महीने में ये पीपीओ निकला, जिसके बाद अब पेंशनर को एरियर का भी भुगतान हो चुका है 2 लाख से ज्यादा का। अब देखिए 15 जून को ये पीपीओ निकला और इनका जो पहले पेंशन था 45,530 रुपए उनको दिया जा रहा था, जिसको रिवाइज करके 51,164 रुपए कर दिया गया और जुलाई 2024 से ये 51,164, यानी कि हर महीने का पेंशन में 5,634 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों। और ये ओआरओपी 3 का रिवीजन अभी हुआ है जब पेंशनर ने अपनी तरफ से ग्रीवेंस डाला। तो बहुत ही विडंबना की बात है कि स्पर्श में माइग्रेशन होने के बावजूद भी ऑटोमेटिकली इनका रिवीजन नहीं हुआ ओआरओपी 3। और ये तो चलिए गनीमत रही कि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, उनको गाइड किया गया, तब जाकर के इनका ये नया पीपीओ निकला। अब इस पीपीओ के निकलने के बाद उनको जुलाई 2024 से लेके अभी तक का एरियर का भुगतान हो चुका है 2,02,605 रुपए का। अब इन पेंशनर का जुलाई 2024 से पहले का भी पेंशन चेक करना पड़ेगा, और अगर उस समय के भी पेंशन में रिवीजन इनको नहीं दिया गया है तो उसको लेकर भी हमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ओआरओपी के रिवीजन से वंचित हैं, जिनको जागरूक होने की जरूरत है। सही जानकारी के साथ सटीक कार्रवाई करने की जरूरत है। पेंशनर को अभी जून के महीने में उनका ओआरओपी 3 का रिवीजन का पीपीओ निकला और भुगतान भी अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले हुआ। तो चेक जरूर रखें
कि आपका सही मायने में सही अमाउंट के साथ ओआरओपी का रिवीजन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। चलिए अब आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक सावधान हो, 2 साल के लिए कट जाएगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिक होने के नाते हमारी विशेष जिम्मेवारी है कि हम सही काम करें, बाकी लोगों को भी सही रास्ता दिखाएं। तो ऐसे में हम ही अगर गलत काम करें तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट भी एक्शन तो होंगे। तो ऐसे में एक लेटर जो कि पेंशन मंत्रालय का लेटर बताया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है, उस लेटर के जरिए एक अहम जानकारी सामने आई है जो पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में ये एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन वायरल हो रहा है जो व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया जा रहा है और जिसमें बताया गया है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया 17 जून 2026 का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में जो बातें हैं बेहद ही अहम है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पूर्व सैनिकों के लिए खास करके, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट सम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर फर्निशिंग रॉन्ग फॉल्स data regarding to their retirement details in the application forms for various government examinations। यानी कि पूर्व सैनिक विभिन्न सरकारी आवेदनों में अपने डिटेल्स गलत डाल रहे हैं, फॉल्स डाल रहे हैं। ये सरकार की नोटिस में आया है। All candidates are hereby instructed to provide correct and accurate information regarding date of retirement, discharge from service, pension details, service particulars and other relevant data while applying for government examinations। जब भी किसी सरकारी एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए आप अप्लाई करें तो आपका डिटेल्स सही सही डालें। आपका पेंशन, सर्विस डिटेल्स, सर्विस पर्टिकुलर्स और जो भी रिलेवेंट डिटेल्स आप डाल रहे हैं उसको सही सही डालें, गलत ना डालें। चलिए अगला, it is made clear that if any ex-serviceman candidate is found to have furnished wrong, false or misleading information related to his retirement or service particulars, such candidates shall be liable to be debarred from appearing in all government examination conducted by the government of India or state government public sector undertaking for a period of 2 years from the date of such action। यानी कि अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई कैंडिडेट, कोई पूर्व सैनिक ऐसा काम करते हैं तो उनको किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के परीक्षा से 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल पर इशू किया गया है। मेरा तो मानना है दोस्तों कि 2 साल के लिए नहीं, परमानेंटली डिबार कर देना चाहिए अगर कोई जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन डाल करके किसी परीक्षा के लिए आवेदन करता है। बेशक ये लेटर सही हो गलत हो, लेकिन इस लेटर में जो इंफॉर्मेशन साझा किया गया है ये बेहद गंभीर है। जी हां, आप भी अगर पूर्व सैनिक हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश है और आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, तो आपको आपका सही सही डिटेल्स डालना है। आपका कैरेक्टर हो, आपका पेंशन डिटेल्स हो, हर चीज को सही सही डालना है ताकि इस तरीके के एक्शन से हम बच सकें। देखिए, सही डिटेल्स डाल करके अगर आपको नौकरी मिलता है तो वही सही मायने में आपके लिए एलिजिबल नौकरी है। अदरवाइज गलत डिटेल्स डालकर अगर कोई ले भी ले तो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से आप भी कभी भी ऐसे फॉर्म भरें तो सही डिटेल्स डाल के भरें दोस्तों। महज कुछ फायदे लेने के लिए, कुछ एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए इस तरीके का गलत काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।